दादाजी ने थोड़ा सख्ती से कहा, देखो सीमा बेटा, नील हमें रुद्र और सुख से भी ज़्यादा प्यारा है। बेशक हमने उसे गोद लिया है, लेकिन हमने कभी उसे अनाथ नहीं समझा। उन सब में काफ़ी बहस हो गई, लेकिन सीमा शादी के लिए तैयार नहीं थी। फाइनली सुधीर ने कहा, अंकल हम अभी अपने विला शिफ्ट हो जाते हैं। मैं सीमा को समझा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि अवनी की शादी नील से हो, तो अवनी की शादी नील से ही होगी। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं सीमा को समझा बुझाकर अवनी और नील की शादी की डेट फिक्स कर दूंगा। सीमा और सुधीर प्रताप हाउस से अपने विला चले गए और साथ में अवनी को भी ले गए। अब आगे प्रताप हाउस। रात का समय 11 बज। आज जो कुछ भी हुआ उसे लेकर नील बहुत परेशान था। नील ने आज सबके साथ डिनर भी नहीं किया। नील बालकनी में खड़ा होकर चांद को निहार रहा था। नील ने आंखें बंद की और उसे कुछ याद आने लगा। फ्लैशबैक। 7 साल का लड़का संजय की चिता को आग दे रहा था। तभी वहां दादाजी आ गए। दादाजी ने एक 12 साल के लड़के का हाथ रुद्र के हाथ पर हाथ रखकर कहा, तुम दोनों मिलकर इस चिता को अग्नि दोगे। दोनों ने मिलकर चिता को अग्नि दे दी। थोड़ी देर बाद चिता धू धू कर जलने लगी और रुद्र ने दादाजी को गले लगा लिया। नील भी खड़ा हुआ रो रहा था। तभी वहां धनराज आया और धनराज ने नील को गले लगा लिया। धनराज ने नील को चुप करवाते हुए कहा, नील तुम बड़े हो और बड़ों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। उन्हें शांत रहना पड़ता है। उन्हें जजों को समझना पड़ता है। उन्हें परिवार को एक साथ रखना पड़ता है। वह सब काम तुम करोगे क्योंकि तुम बड़े बेटे हो। फ्लैशबैक एंड। नील ने आंखें खोली और उदास होकर खुद से कहा, सही कहा अंकल आपने, बड़ों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। मुझे नाराज़ होने का हक नहीं है। मुझे किसी से कोई सवाल पूछने का हक नहीं है। मुझे हक नहीं है कि मैं किसी से पूछूं कि मैं इस घर में क्यों हूँ। मैं किसी से नहीं पूछ सकता कि मैं कौन हूँ, क्या पहचान है मेरी। रुद्र के बॉडीगार्ड के अलावा मेरी खुद की कोई पहचान नहीं है। तभी नील को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है। नील ने पलटकर नहीं देखा क्योंकि नील आज सच में बहुत ज़्यादा उदास था। नील जानता था कि अगर वो अवनी से शादी करेगा तो गड़े मुर्दे जरूर उखड़ेंगे, इसीलिए वह अवनी से दूर रहता था। नील के पीछे रुद्र था, जिसके पास एक बियर की बोतल थी। नील ने दोनों हाथ ग्रिल पर रखे हुए थे और चांद को देख रहा था। रुद्र आया और उसने अपनी कमर ग्रिल से लगा दी। रुद्र ने बियर की सीप ली और बोतल नील की तरफ बढ़ा दी। नील ने बोतल पकड़ ली। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था वह नील से कैसे बात करे। नील ने बियर की सिप लेकर कहा, तो तुम्हें धनराज अंकल ने सब कुछ बता दिया। रुद्र ने हाँ में गर्दन हिला दी। नील ने रुद्र को बियर की बोतल पास करते हुए कहा, तो तुम अब मुझे मेरे हक देना चाहते हो। रुद्र ने बियर की सिप लेकर कहा, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। जो तुम्हारा है वो तुम्हें दे रहा हूँ। नील ने रुद्र से बोतल लेकर कहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा मैं इस घर से चला जाऊंगा। रुद्र ने गुस्से में नील से बोतल ली और सिप लेकर कहा, तुमने पापा से प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तो तुम कहीं नहीं जाने वाले। नील ने रुद्र से गुस्से में बियर की बोतल ली और उसे पूरी ख़त्म करके कहा, तुम नहीं समझोगे मेरा दर्द, मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। इतना कहकर नील वहाँ से जाने लगा तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिला, शुभ को तो तुमसे ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए क्योंकि उसने तो पापा और मम्मी की शक्ल भी याद नहीं है। नील, तुम प्यार की बात करते हो। दादा दादी तुम्हें घर से में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें गिल्ट फील होता है कि उनके नील के साथ गलत हुआ है। शुभ, नव्या भी मुझसे ज़्यादा तुम्हें बड़ा भाई समझते हैं। निहाल कहने के लिए मेरा दोस्त है, लेकिन खुश वो तुम्हारे साथ रहता है।
किट्टू भी मुझसे ज़्यादा तुम पर ट्रस्ट करती है। और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ, मुझे क्या है ऐसा जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाए। रुद्र की कही हुई बात एक एक बात सच थी और नील ये बात समझ रहा था। चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो, लेकिन दर्द तो रुद्र ने भी झेला था और नील से ज़्यादा झेला था। नील रुद्र की बात सुनकर जाने लगा तो रुद्र ने फिर पीछे से पूछा, नील तुम्हें सुनकर हैरानी होगी, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। नील रुद्र की बात सुनकर रुक गया। नील के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। नील पलट गया और रुद्र को देखकर स्माइल करने लगा। रुद्र ने भी अपने सर पर हाथ मारा। उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान थी और दोनों एक दूसरे के गले लगना चाहते थे, लेकिन दोनों को ही बहुत अजीब लग रहा था। फाइनली रुद्र ने नील को गले लगाकर कहा, भाई आई एम सॉरी। नील ने रुद्र के बालों को चूमकर कहा, सॉरी किस लिए? रुद्र ने कहा, हर चीज़ के लिए। जब मैंने तुम पर हाथ उठाया, जब मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाई, जब मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें ऑर्डर दिया, मैं हर उस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ गलत की। नील ने रुद्र पर अपनी बाहें कसते हुए कहा कि वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। रुद्र ने कहा, चल खाना खा ले, वैसे तो पूरी बोतल पी गया, एक सिप मेरे लिए भी छोड़ देता। नील ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। दूसरी तरफ शुभ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। शुभ कल के प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। शुभ ने गाड़ी साइड में रोक दी और फ़ोन पर बात करने लगा। बात करने के बाद शुभ ने अपनी गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने एक कपल पर गई। शुभ के दिमाग में दिशा आ गई और शुभ के मुंह से एकदम निकला, ओ शिट, दिशा को तो मैंने फैक्ट्री में ही छोड़ आया। शुभ ने जल्दी से अपनी गाड़ी घुमाई और फैक्ट्री की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ दिशा फैक्ट्री में चुपचाप एक कोने में बैठी हुई रो रही थी। फैक्ट्री में बहुत अंधेरा था। शुभ उसे वहां छोड़कर बाहर चला गया और 4 घंटे तक फैक्ट्री में नहीं आया। दिशा अपनी मासूमियत के चलते वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर में एक एम्प्लॉय आया। उसने फैक्ट्री में नज़र घुमाई तो उसे दिशा दिखाई नहीं दी। उसने फैक्ट्री का ताला लगाया और चला गया। दिशा ने अपने गले की चेन कसकर पकड़ी हुई थी और आंखें बंद करके खुद में ही बड़बड़ा रही थी, मुझे कुछ नहीं होगा, मम्मी पापा मेरे साथ हैं। नील भैया जल्दी से मम्मी पापा को ढूंढ लेंगे, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर शुभ जी मुझे कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। शुभ जल्दी से फैक्ट्री के पास आया तो उसके पास फैक्ट्री की चाबी नहीं थी। शुभ भागकर वॉचमैन के पास गया और उससे फैक्ट्री की चाबी लेकर आया। शुभ ने फैक्ट्री का शटर खोला और लाइट जलाई तो देखा दिशा एक कोने में बैठी आंखें बंद करके अपनी चेन पकड़कर खुद में ही बड़बड़ा रही थी। शुभ ने दिशा को देखा तो उसके दिल में अचानक से दिशा को खोने का डर पैदा हो गया। शुभ का दिमाग किस वक्त ब्लैक था। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और दिशा पर बहुत सारा प्यार। शुभ जल्दी से दिशा के पास गया। उसने दिशा की बाजू पकड़कर उठाया और उसके होठों को किस करना शुरू कर दिया। दिशा को तो कुछ समझ ही नहीं आया उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह यह समझ गई कि शुभ उसे किस कर रहा है। शुभ ने दिशा को कसकर पकड़ा हुआ था और उसके होठों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। शुभ दिशा को बहुत प्यार से किस कर रहा था। शुभ ने दिशा को कसकर पकड़ा हुआ था और उसके होठों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। दिशा थोड़ी देर बाद अपने होश में आई तो उसने शुभ को खुद से दूर किया, लेकिन शुभ आज दिशा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। प्रताप हाउस। दादी अपने कमरे में गुस्से में बैठी हुई थी और दादाजी को समझा रहे थे। दादाजी ने कहा, चंद्रकला, बातों को समझने की कोशिश करो, अवनी की शादी नील से ही होगी। दादी ने कहा, रहने दीजिए संजय के पिताजी, मुझे मत बताइए, सीमा कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। दादाजी ने कहा, सुधीर ने कहा है ना, वो सीमा को समझाएगा। दादी ने गुस्से में कहा, मुझे कुछ नहीं पता संजय के पिताजी,
अवनी की शादी नील से ही होगी। मैं नहीं चाहती मेरे नील को उसका प्यार ना मिले। संजय की गलती की वजह से नील ने बहुत कुछ झेला है। हम कभी दुनिया के सामने नील को अपना बड़ा पोता नहीं कह पाए। दादाजी ने चंद्रकला का हाथ पकड़कर कहा, मुझ पर यकीन रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। निहाल का घर। सीमा, सुधीर, अवनी ने हालचाल अपने विला में शिफ्ट हो गए थे। सुधीर सीमा को समझा रहा था, लेकिन सीमा समझने को तैयार ही नहीं थी। सुधीर ने कहा, सीमा समझने की कोशिश करो, वो एक बहुत बड़ा खानदान है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने अवनी का रिश्ता अपने नील के लिए मांगा है। सीमा ने चिल्लाते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सुधीर, उन्होंने अवनी का रिश्ता शुभ के लिए नहीं, नील के लिए मांगा है। अगर शुभ के लिए मांगते तो मैं समझ सकती थी, लेकिन नील उनका सगा पोता नहीं है। एक बॉडीगार्ड से ज़्यादा हैसियत ही क्या है उसकी। नील तो मेरी बेटी के मेकअप का खर्चा भी नहीं उठा सकता, और तुम कहते हो कि मैं अपनी पूरी बेटी नील को दे दूं? नील अवनी से 9 साल बड़ा है। यह भी तो देखिए, चंद्रकला आंटी को रिश्ता मांगते हुए शर्म भी नहीं आई कि कहाँ नील, कहाँ मेरी अवनी। सीमा की बात सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मॉम प्लीज़, मैं नील से ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। निहाल ने अवनी को चुप करने का इशारा किया और बोला, मेरी बात सुनिए, नील बहुत अच्छा लड़का है, वो अवनी को बहुत खुश रखेगा। सीमा ने ये बात सुनकर लगभग चिल्लाते हुए कहा, लेकिन रखेगा कहाँ, उस 3 BHK फ्लैट में? निहाल, तुम तो मुझे बताओ ही मत कि क्या सही है और क्या गलत है। अवनी मेरी बेटी है, उसके डिसीजन मैं लूँगी, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। सुधीर ने निहाल को देखा और निहाल अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ फैक्ट्री में दिशा शुभ को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, और शुभ दिशा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। शुभ को जब महसूस हुआ कि दिशा बुरी तरह रो रही है, तो उसने दिशा को खुद से दूर कर दिया और अपना माथा दिशा के माथे पर लगाकर कहा, दिशा, माफ़ कर दो, मैं भूल गया था कि तुम यहाँ हो। दिशा ने हिम्मत करके शुभ को धक्का दे दिया और थोड़ा सा पीछे हटकर रोने लगी। दिशा इस वक्त बहुत बुरी तरह से घबरा रही थी। दिशा ने रोते हुए कहा, आप मेरे साथ गंदी हरकत करते हो, मैं आपकी शिकायत नील भैया से करूँगी। शुभ के दिमाग में बात हिट हो गई, गंदी हरकत, और शुभ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शुभ ने कहा, गंदी हरकत? कौन सी गंदी हरकत? दिशा ने हकलाते हुए कहा, आपने मुझे अभी किस किया। शुभ ने मुस्कुराकर कहा, इसे गंदी हरकत नहीं, प्यार कहते हैं। अब चलो घर। इतना कहकर शुभ ने दिशा का हाथ पकड़ा और गाड़ी तक लेकर आया। शुभ ने दिशा को गाड़ी में बिठाकर कहा, घर जाकर किसी को कुछ मत कहना, वरना दादी और नील भाई मुझे बहुत मारेंगे, और रुद्र भाई को पता चलेगा तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। उन्होंने मुझे वार्न किया था कि मैं तुमसे दूर रहूं। थोड़ी देर बाद शुभ ने गाड़ी प्रताप हाउस के बाहर रोक दी। दिशा अब तक चुप हो गई थी। दिशा अंदर जाने लगी तो शुभ ने उसे पीछे से आवाज़ लगाकर कहा, दिशा प्लीज़, घर में किसी को कुछ मत बताना। दिशा को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने पलटकर नम आंखों से कहा, बताऊंगी। आप हमेशा मुझे परेशान करते हैं और मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। मैं बताऊंगी, नील भैया को ज़रूर बताऊंगी। इतना कहकर दिशा अंदर जाने लगी तो शुभ ने उसे धमकी भरे लहजे में कहा, ठीक है, बता दो, लेकिन पहले मुझे लैपटॉप के पैसे दे दो। दिशा ने फिर कहा, अगर मैं आपके लैपटॉप के पैसे दे दूंगी तो आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। शुभ ने कहा, हाँ, नहीं करूँगा, लेकिन जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दे देती तब तक जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। दिशा ने कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इतना कहकर दिशा प्रताप हाउस के अंदर चली गई। नील आज बिजनेस सूट पहनकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया। जब नील नीचे उतरकर आ रहा था तो सब हॉल में खड़े हुए थे। सब नील को ही देख रहे थे। दादी ने तो नील की बलाएं ले ली। दादाजी ने भी मुस्कुराकर कहा, आज नील तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। नव्या भाग कर आई
और नील के गले लगकर बोली, हाय मेरा भाई कितना स्मार्ट है, मुझे तो पता ही नहीं था। नील सबकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। शुभ ने थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहा, नील भाई, रुद्र प्रताप सिंह ने बिजनेस सूट ही दिया है या कैबिन भी दे दिया है? सबने शुभ को घूरकर देखा और शुभ ने अपने दांत दिखा दिए। किट्टू जल्दी से दही और चीनी लेकर आए और उसने नील को दही चीनी खिला दी। नील ने दही चीनी खाकर कहा, थैंक यू बच्चा। शुभ नव्या को अभी तक नहीं पता था कि नील उनका बड़ा भाई है। रुद्र का ऑफिस। नील जब ऑफिस आया तो रुद्र ने अपने सारे एम्प्लॉय को मीटिंग रूम में बुला लिया। रुद्र सबको नील से मिलवाना चाहता था। मीटिंग रूम में धनराज, नील, निहाल, रुद्र बैठे थे। वहाँ शुभ नहीं था क्योंकि शुभ अभी भी ऑफिस वर्क नहीं करता था, फैक्ट्री का ही काम देखता था। रुद्र ने खड़े होकर सबके सामने कहा, धनराज अंकल रिटायरमेंट ले रहे हैं। कुछ महीने बाद धनराज अंकल का सारा काम नील संभालेगा। आप सब नील को ही रिपोर्ट देंगे। रुद्र की बात सुनकर कुछ एम्प्लॉय खुश थे, कुछ एम्प्लॉय खुश हो गए और कुछ का मुंह बन गया क्योंकि सब जानते थे नील एक मामूली सा बॉडीगार्ड है। एक एम्प्लॉय ने हंसकर कहा, अब एक बॉडीगार्ड को हम लोग रिपोर्ट करेंगे। ये सुनते ही रुद्र को गुस्सा आ गया और वह बहुत गुस्से में उस एम्प्लॉय की तरफ देख जाने लगा। रुद्र उस तक पहुंचता उससे पहले ही नील ने उसे बीच में ही गले लगाकर कहा, बस रुद्र, हर बात पर गुस्सा नहीं। रुद्र ने फिर से उसे पॉइंट करते हुए कहा, आउट। रुद्र ने गुस्से में कहा, किसी भी एम्प्लॉय को नील के ऑफिस में काम करने से प्रॉब्लम है तो वो रिजाइन कर सकता है। सारे एम्प्लॉय चुपचाप गर्दन झुकाकर खड़े रहे। सबको अपनी जॉब प्यारी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने उस एम्प्लॉय को ऑफिस से निकाल दिया। रुद्र ने फिर गुस्से में सबको देखकर कहा, सब नील को रिपोर्ट करेंगे। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी फाइल नील साइन करेगा तो ही आगे पास होगी। रुद्र बोल रहा था और नील ने अपने सर पर हाथ रख लिया। निहाल को भी हंसी आ गई। निहाल ने धीरे से नील के कान में कहा, साले, ये तुझे रिपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है क्या? तेरा काम बढ़ा रहा है, इतना सारा काम अकेले करेगा। नील ने धीरे से कहा, साले कुछ करना, मुंह क्या देख रहा है? निहाल ने कहा, बस कर रुद्र, ज़्यादा काम हो गया। नील आज फर्स्ट डे है। रुद्र निहाल की बात समझ गया और उसने एम्प्लॉय को देखकर कहा, बैक टू योर वर्क। नील धनराज के केबिन में काम करने लगा। धनराज नील को ऑफिस वर्क समझाने लगे। धनराज ने कहा, नील मैं बहुत थक गया हूँ, घर जा रहा हूँ, बाकी काम कल कर लेंगे। नील ने एक फाइल चेक करते हुए कहा, ठीक है अंकल, आप चले जाइए, मैं बाकी काम देख लूँगा। धनराज केबिन से बाहर आ गया। धनराज घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे रुद्र मिला। रुद्र ने कहा, अंकल घर जा रहे हो? धनराज ने कहा, हाँ बेटा, काफ़ी थक गया हूँ। रुद्र ने पूछा, अंकल नील कंपनी संभाल तो लेगा ना? धनराज ने कहा, हाँ बेटा, नील बिल्कुल संजय पर गया है। तुम्हें कभी अपने पापा से मिलने का मन करे तो नील को देख लेना। नील संजय की कार्बन कॉपी है। संजय जितना भी शांत, जितना ही समझदार, संजय जितना ही मैच्योर है। रुद्र ने कहा, अंकल मैं पापा जैसा नहीं हूँ। धनराज ने नामे गर्दन हिला दी। धनराज ने कहा, तुम अपने दादाजी जैसे हो, गुस्सैल, इंटेलिजेंट, पहले से प्लानिंग करने वाले, अटैक से पहले तैयार रहने वाले। तुम अपने दादाजी की तरह सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते हो। जो बातें किसी को नहीं पता होती वो तुम्हें पता होती हैं और तुम ये बात किसी को फील भी नहीं करने देते, फील भी नहीं होने देते। धनराज की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रुद्र ने फिर पूछा, और अंकल शुभ, शुभ किस पर गया है? धनराज ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, शुभ, शुभ तो बिल्कुल अपनी माँ पर है, संध्या पर गया है। शुभ संध्या की तरह ही मुस्कुराता है, हंसता है, मजाक करता है, सबके दिल में जल्दी से अपने लिए जगह बना लेता है। संध्या की तरह ही चंचल है, किसी से कोई जलन फील नहीं करता। संध्या की तरह ही सबकी इज्जत करता है, संध्या की तरह ही मासूम। धनराज अपने ही सुर में बोले जा रहे थे
और रुद्र धनराज को हैरानी से देख रहा था, जैसे कह रहा हो आप मेरी माँ की तारीफ कर रहे हैं या शुभ की। धनराज ने शुभ को देखा और उसके मन के भाव समझ गया। धनराज ने एक जोरदार हंसी के साथ हथेली फैलाकर कहा, अरे यार हम भी कभी जवान थे, तुम्हारी माँ हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, हमने ही उसे संजय से मिलवाया था। धनराज की बात सुनकर रुद्र मुस्कुरा दिया। नील ने आज सारा दिन बहुत काम किया था। धनराज ऑफिस से चला गया और नील अब भी केबिन में बैठा हुआ कुछ फाइल चेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद नील को भी नींद आने लगी। वह सोफे पर जाकर पेट के बल लेट गया। बहुत ज़्यादा थकावट होने की वजह से नील वहीं सो गया। थोड़ी देर बाद रुद्र नील के केबिन में आया तो उसने नील को बेसुध सोता हुआ देखा। रुद्र को धनराज की बात याद आ गई। रुद्र नील के पास आया और एक मीठी मुस्कान के साथ नील के शूज रिमूव करने लगा। थोड़ी देर में रुद्र ने नील के शूज उतारकर साइड रख दिए। रुद्र केबिन से चला गया। थोड़ी देर में शुभ भी उछलता हुआ नील के केबिन में आया। शुभ ने नील को देखकर मुस्कुराकर खुद से कहा, आज तो भैया की मेरे जैसी हालत हो गई, मैं तो फिर भी गाड़ी में सोया था, नील भाई तो यहीं सो गए। शुभ ने फिर एक अलमारी में से ब्लैंकेट निकाला और नील को कवर कर दिया। शुभ फिर वहां से जाने ही वाला था कि रुद्र से टकरा गया। रुद्र ने कहा, तुम लोगों की पार्टी है? शुभ ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, जाओ, लेकिन किट्टू, दिशा, नव्या का ध्यान रखना। शुभ ने कहा, हाँ भैया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तीनों का ध्यान रखूंगा, लेकिन कल ऑफिस लेट आऊँगा क्योंकि मैं थक जाऊँगा। रुद्र ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी और कहा, ठीक है, कल तेरी छुट्टी, जा ऐश कर। शुभ वहाँ से चला गया। शुभ के जाते ही निहाल आ गया। निहाल ने नील को देखा तो कहा, यह यहीं सोएगा, उठा इसे, घर चलते हैं। रुद्र ने कहा, हाँ यहीं सोएगा और मैं भी आज रात यहीं रहूँगा, तुम घर जाओ। निहाल ने हैरानी से पूछा, क्या बात है रुद्र, कई दिनों से देख रहा हूँ, नील पर बड़ा प्यार आ रहा है तुझे। रुद्र ने कहा, तुझे भी तो आता है, मैंने तो कभी नहीं देख पूछा। निहाल ने कहा, रुद्र तू बदल गया है, किट्टू ने बदल दिया तुझे, गुस्सा नहीं करता तू, अब सबसे प्यार से पेश आता है। निहाल रुद्र की तारीफ कर रहा था तो रुद्र को थोड़ा सा सेफ फील हो रहा था। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, अब जा, मैं हूँ यहाँ नील के पास। निहाल वहाँ से चला गया। अब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए तो धन्यवाद।